नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। एक दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर करीब 12 बजे देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। गृह मंत्री अमित शाह एयरपोर्ट से सीधे लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी के लिए रवाना हुए। अकादमी में अमित शाह ने भारतीय लोक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से संवाद किया और उनसे वार्ता की। बता दें कि एक दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने लाल बहादुर शास्त्री अकादमी में 99वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स के समापन समारोह में प्रतिभाग किया। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश में आयोजित तृतीय कुंभ कॉन्क्लेव के समापन समारोह को वर्चुअल रूप से संबोधित किया। सीएम धामी ने कहा कि यह कुंभ कॉन्क्लेव भारतीय सनातन संस्कृति, सभ्यता और आध्यात्मिकता के मूल्यों को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने का एक प्रभावशाली मंच है, जिसके आयोजन के लिए मुख्यमंत्री ने इंडिया थिंक काउंसिल का आभार व्यक्त किया है। सीएम धामी ने कहा कि यहाँ होने वाला कुंभ धार्मिक स्नान, पाप मुक्ति के साथ ही आपको बता दें कि व्यक्ति को आध्यात्मिक, वैचारिक और मानसिक शुद्धि भी प्रदान करता है। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में देश के तीर्थ स्थलों के विकास और कल्याण की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके कारण देश के कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। कुंभ मेले के माध्यम से हम इस समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को न केवल संजोते हैं बल्कि भावी पीढ़ियों तक भी पहुंचाते हैं। आज कुंभ का आयोजन सनातन संस्कृति के एक वैश्विक मंच के रूप में स्थापित हो गया है। कुंभ के आयोजन में विश्व भर से लोग भारतीय संस्कृति, योग, आयुर्वेद और आध्यात्मिकता के गूढ़ रहस्यों को जानने और समझने आते हैं। इससे न केवल भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार होता है बल्कि आर्थिकी को भी बढ़ावा मिलता है। भाइयों बहनों, आज देश में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास भी और विरासत भी के मूल मंत्र के साथ एक नया इकोसिस्टम भी विकसित किया जा रहा है। चाहे अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण करना हो, महाकाल लोक का विकास हो, योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना हो, या कुंभ को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा दिलवाना हो, या देवभूमि उत्तराखंड में बाबा केदार का भव्य और दिव्य नवनिर्माण हो, या भगवान बद्री विशाल का मास्टर प्लान हो, ये सारे के सारे काम भारत की संस्कृति को सशक्त बनाने के साथ साथ संस्कृति की पहचान को वैश्विक मंच पर और भी अधिक मजबूती प्रदान कर रहे हैं। एक समय था जब तुष्टीकरण के कारण हमारे देश के बड़े बड़े नेता सनातन तीर्थ स्थलों पर जाने से कतराते थे, परंतु आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जिस प्रकार हमारे तीर्थ स्थलों के विकास और कल्याण की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं, उसके बाद ऐसे नेता अपने कोर्ट के बाहर जनेऊ पहनने तक को मजबूर हो गए हैं। आज उत्तर प्रदेश में भी हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बहुत से कार्य किए जा रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार उनके नेतृत्व में होने जा रहे महाकुंभ का आयोजन भी न भूतो न भविष्यति होगा। भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि आज जब आधुनिकता हमारी परंपराओं को चुनौती दे रही है, तब कुंभ जैसे आयोजन न केवल हमें अपनी जड़ों से जुड़ने में मदद करते हैं बल्कि हमें समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए भी प्रेरित करते हैं। मैं आशा करता हूं कि प्रयागराज में होने जा रहा इस बार का महाकुंभ भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं पुनः इंडिया थिंक काउंसिल की पूरी टीम को कॉन्क्लेव के सफल आयोजन के लिए बधाई देते हुए अपनी बात शिवालिक इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एवं रिसर्च झाझरा के द्वारा कैंसर विषय पर युगाष्ट विज्ञान धाम झाझरा में 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। इस सेमिनार का उद्घाटन उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अरुण त्रिपाठी एवं शिवालिक इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड रिसर्च की प्राचार्य डॉक्टर सिमरन कौर ने किया।
सेमिनार में बताया गया कि कैंसर से कैसे बचा जाए। वहीं सेमिनार में देश विदेश से कैंसर के विशेषज्ञ एवं चिकित्सक मौजूद रहे। सेमिनार में आए हुए प्रतिभागियों को संबोधित किया गया। मुख्य विषय पर फोकस करते हुए बताया गया कि आज के समाज में दिनचर्या, आहार विहार तथा बातचीत के विषय पर भी विस्तार से चर्चा हुई। कार्यक्रम में शिवालिक कॉलेज ऑफ आयुर्वेद एंड रिसर्च के तमाम छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे। आयुर्वेद में प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, कैंसर रोग के जो प्रतिरोधक और प्रतिबंधक उपाय हैं उन पर चर्चा करने के लिए सेमिनार आयोजित किया गया है। और आयुर्वेद में पुराने समय से जो हमारी संहिताएं हैं उनमें भी कर्कटार्बुद और ऐसे तमाम सारे कैंसर संबंधी रोगों का वर्णन है। ज़रूरत है आज के समय में उनको और जन उपयोगी बनाने के लिए और उनका प्रचार प्रसार होने की आवश्यकता है, जिससे आम जनता को भी ये समझ में आना चाहिए कि आयुर्वेद में भी ऐसे प्रतिबंधक और चिकित्सात्मक उपाय हैं जिनसे कैंसर की चिकित्सा की जा सकती है। अभी गुरुकुल, हमारा जो यूनिवर्सिटी का परिसर गुरुकुल है, वहाँ पर हमने कैंसर क्लिनिक शुरू किया है और 100 से ज़्यादा पेशेंट हमारे पास ट्रीटमेंट में चल रहे हैं। उनको काफ़ी अच्छा रिस्पांस, इनिशियल रिस्पांस आ रहा है। तो ये प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी पर ये सेमिनार किया जा रहा है। निश्चित रूप से इस पर जन जागरूकता होना बहुत आवश्यक है कि आज के समय में जो बचाव के साधन हैं, जो जीवन पद्धति में सुधार की आवश्यकता है, जिससे कि कैंसर भी एक जीवन पद्धति से उपजा रोग, उससे बचाव किया जा सके, तो उसमें आयुर्वेद के माध्यम से बहुत अधिक जनता को देने के लिए है। हमारा विश्वास है कि ऐसे सेमिनार के माध्यम से जनता को वो संदेश जाएगा कि वो अपने जीवन पद्धति में सुधार करें, जिससे कैंसर जैसे घातक रोगों का भी बचाव किया जा सके। एक्चुअली आज के समय में हम देख रहे हैं कि कैंसर एक भयावह बीमारी बन गई है और नंबर ऑफ पेशेंट डे बाय डे बढ़ते चले जा रहे हैं। इसमें डेथ रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है, हमारा मानना है कि हमारा जो लिटरेचर है ये इस चीज़ पे बहुत फोकस करता है कि ये जो डिसऑर्डर्स हैं, ये जो बीमारियां हैं, ये हमारे लाइफस्टाइल के कारण, हमारे खान पान के कारण और हमारी दिनचर्या कैसी है, ऋतुओं के अनुसार हम किस प्रकार से चलते हैं, हम उनके जो हमारा रिकमेंडेड चीज़ें हैं हम उनको सबको फॉलो नहीं करते हैं। इस वजह से जो है हम इस तरीके की बीमारियों का सामना कर रहे हैं। तो आज जो हमने ये टॉपिक रखा है, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस चीज़ के बारे में सोचेंगे, क्योंकि इनके आगे एक भविष्य है। ये खुद भी एक अच्छे लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करेंगे, अच्छी हैबिट्स को अडॉप्ट करेंगे, अच्छी दिनचर्या को अडॉप्ट करेंगे, खुद भी अपने आप को जो है इस बीमारी से रोकथाम के लिए अपने आप को प्रोत्साहित रखेंगे। और जितना, क्योंकि ये आने वाले समाज के अंदर ये मेडिकल को जो है, ये समाज को जो है ये इसी फील्ड के अंदर पहुंच रहे हैं, तो उनको भी जो है ये इस चीज़ के बारे में जानकारी देंगे कि इस बीमारी से कैसे बचा जाए। खबरें और भी, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद उत्तराखंड में बाहरी लोगों के द्वारा जमीनों की खरीद फरोख्त को लेकर पूरे प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में जमीनों की जांच की जा रही है। तो वहीं अल्मोड़ा जनपद के रानीखेत क्षेत्र में संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने राजस्व की टीम के साथ मजखाली और डीडा क्षेत्र के वीरेंद्र मोहन के द्वारा बनाए जा रहे द टेरेसस और द्वारसो क्षेत्र में इवन रियलेटर्स व मजखाली के बिरला स्कूल का स्थलीय निरीक्षण किया। संयुक्त मजिस्ट्रेट ने राजस्व विभाग की टीम से मौके पर नक्शा खतौनी और आवश्यक दस्तावेज चेक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जमीनों के लेकर कई तरह की शिकायतें जो है हमारे पास आ रही थी कई समय से, तो इसी क्रम में निरीक्षण किया गया 3-4 जगहों पे, स्पेशली मजखाली द्वार वाले एरिया में। तो जैसे हमारी एक पहली जो थी कि एक वीरेंद्र मोहन द्वारा जो बेची गई है ज़मीन, तो एक किसी महिला को बेची गई, तो वहाँ पे उल्लंघन का मामला सामने आया है कि 250 वर्ग मीटर से ज़्यादा जो उत्तराखंड के बाहर के निवासी नहीं खरीद सकते, उसका उल्लंघन किया गया था। उस मामले में निरीक्षण किया गया। इसके अलावा एक रेरा के अप्रूवल के संबंधित एक आया था कि रेरा के अप्रूवल के बिना जो है कुछ डेवलपमेंट हो रही है, तो उसका निरीक्षण किया गया।
इसके अलावा हमारे बिरला स्कूल के ऊपर भी एक शिकायती पत्र आया था कि वो ज़मीन जो है वो सरकारी ज़मीन है। तो इन सभी चीज़ों का जो है निरीक्षण किया गया। इन सब में जो है मौके पर हमारे क्षेत्रीय पटवारी कानून को सभी उपस्थित थे। हमने सारे अपने जो स्वामित्व के अभिलेख हैं उनसे मैच किया गया, तो उसको मिलाकर देखा गया, सम्मिलान किया गया, तो कुछ उसमें अनियमितताएँ पाई गई जिसकी जो रिपोर्ट बनाकर शीघ्र ही अग्रसारित की जाएगी। केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। एक और जहां माना यह जा रहा है कि कांग्रेस में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है और हार जीत का मार्जिन भी कम हो सकता था, तो वहीं कांग्रेस पार्टी करीब 5000 से अधिक के मार्जिन से हारी है। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हार पर मंथन कर रही है। लोगों से राय और मशवरा भी लिया जा रहा है। जिला स्तर पर एक समीक्षा बैठक भी होगी और धीरे धीरे तमाम रिपोर्ट इकट्ठा की जा रही हैं, जिसके बाद एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर हाईकमान को सौंपी जाएगी। दौर भी शुरू हुआ, किस प्रकार से मंथन जारी है, लोगों से राय मशवरे हो रहे हैं और जिला स्तर पे एक अभी समीक्षा बैठक भी होनी है। मैं हल्के हल्के रिपोर्ट्स ले रहा हूं अपने लोगों से और उनको लिपिबद्ध भी कर रहा हूं। मैं एक विस्तृत रिपोर्ट हाईकमान को जल्द ही प्रेषित करूंगा। खेल मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून स्थित राष्ट्रीय खेल सचिवालय में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के संबंध में एक बैठक आयोजित की। आपको बता दें कि इस बैठक में उत्तरांचल ओलंपिक संघ और खेल विभाग के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में राष्ट्रीय खेलों से जुड़े कई विषयों पर चर्चा की गई। खेलों की तिथि में आंशिक रूप से संशोधन की जो खबरें प्रकाशित हुई उन पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि आपको बता दें कि कुछ खेल फेडरेशनों की तरफ से ऐसी मांग सामने आई है। साथ ही चीन में आयोजित हो रहे विंटर एशियान गेम्स भी एक पक्ष है जिसमें कई खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस विषय पर चर्चा की जाएगी। देखिए, आज उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया था, चूंकि कुछ विषय जो आज अखबार के माध्यम से और कुछ जो भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा 28 जनवरी से प्रारंभ होने जा रहे राष्ट्रीय खेलों की तिथि के संदर्भ में एक नई तिथि जो 15 फरवरी से 15 फरवरी के आए जाने और उसके संदर्भ में सरकार का कंसर्न लेने जाने के संदर्भ में जो पत्राचार हुआ है उसको लेकर आज बैठक हुई है। और चूंकि उस पत्र में सरकार का कंसर्न पूछा गया है, तो जिसको लेके उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन की ओर से, जो कि उसमें पदाधिकारी भारतीय ओलंपिक संघ में उत्तराखंड को रिप्रेजेंट भी करते हैं, तो कारण ये बताया गया कि जो तिथियों में एक संशोधन आंशिक रूप से आया है, जिसमें विंटर एशियन गेम्स चाइना में जो प्रस्तावित है वो, प्लस कुछ फेडरेशंस की इच्छा थी कि डेट को आगे बढ़ा दिया जाए, तो जिसके कारण से डेट को आगे के लिए बढ़ाए जाने का कंसर्न जो है वो सरकार से मांगा गया। तो ऐसी परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हुई, क्योंकि विभाग तो पहले भी और उससे पहले भी तत्परता के साथ में संसाधनों को डेवलप करने से लेकर समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करने की ओर आगे बढ़ चुका है। लगातार जीटीसीसी का निरीक्षण हो चुका है। डीओसी संबंधित गेम प्लेसेस में मौके पर जाते हुए जो है उसमें जो ठीक किया जाना चाहिए अथवा और क्या उसमें और अच्छा किया जा सकता है, ये भी मार्गदर्शन जो है हमारे विभाग के अधिकारियों को प्राप्त हो रहा था। तो अचानक इस तिथि को लेकर जब बात हुई है तो उस पर उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन की ओर से कहा गया है कि केवल एकमात्र कंसर्न है, निर्णय जो है वो सरकार ने करना है। तो निर्णय उस बैठक में ये हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये स्थितियां परिस्थितियां रखी जाएंगी और वे उसमें जिस प्रकार का मार्गदर्शन देंगे वही जो है उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन जो है वो भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन को अवगत भी कराएंगे और उसी के बाद में जो है सारी स्थितियां जो है वो स्पष्ट होंगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का समय जो है वो अभी मांगा जा रहा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी अभी दिल्ली में हैं और जैसे ही उनका आगमन वापस उत्तराखंड में होता है तो उनके समय उपलब्धता के हिसाब से उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के पदाधिकारी और विभाग के अधिकारी और स्वयं मैं मुलाकात करते हुए उनको सब स्थितियों से अवगत कराते हुए जैसा उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा उस अनुरूप जो है विभाग पत्राचार जो है वो
भारतीय ओलंपिक संघ के साथ में तिथियों को लेके करेंगे। बाकी सारी तैयारियां जो है वो अभी तक में जीटीसी की ओर से जो आया है, डीओसीज की तरफ से जो आया है, मैं समझती हूँ कि जितने संसाधन उत्तराखंड में विकसित किए गए हैं उतने संसाधन पूरे देश भर में किसी भी स्टेट में इतने विकसित नहीं है। एक ही प्रीमाइसेस में इतने सारे बॉक्सिंग रिंग से लेके, शूटिंग रिंग से लेके, एथलेटिक ट्रैक से लेकर, स्विमिंग से लेकर, आइस स्केटिंग से लेकर, एक ही प्रीमाइसेस में इतनी सारी चीजें बनना, ये भी एक दुर्लभ संजोग जो है हमारे उत्तराखंड में देखने को मिलता है। इसकी प्रशंसा भी लगातार जो है जीटीसीसी के द्वारा की गई है। तो सरकार तो अपनी ओर से पूर्णतः तैयार है और एक स्थितियों को डेट्स को लेकर जो है जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात कर स्थिति को स्पष्ट कर दिया जाएगा। उत्तराखंड में 100% लोगों की आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए जिलेवार कार्य योजना तैयार की जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आगामी 31 मार्च 2025 तक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें 70 साल से अधिक उम्र के वृद्धजनों के भी कार्ड बनाए जाएंगे। दरअसल चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बुधवार 27 नवंबर को स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा बैठक की। इसमें मंत्री धन सिंह रावत ने आयुष्मान कार्ड बनाने की धीमी गति वाले जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों पर सख्त भी दिखाई दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में 100% लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए सभी सीएमओ को ठोस कार्य योजना बनाकर शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा और प्रांतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी कर दिया है। अपर पुलिस अधीक्षक कोटद्वार जया बलूनी का देहरादून तबादला हो गया है। शासन ने बुधवार रात को जारी तबादला आदेशों में जया बलूनी को देहरादून ग्रामीण का अपर पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। कोटद्वार में एएसपी जया बलूनी का कार्यकाल शानदार रहा और इस दौरान उन्होंने अपराधों पर प्रभावी ढंग से रोक लगाने के साथ ही जन जागरूकता के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाई। वन अधिनियम को लेकर आपको बता दें कि लैंसडौन से भाजपा विधायक एक बार फिर मुखर हो गए हैं। विधायक दिलीप रावत ने कहा है कि प्रदेश सरकार यदि वन अधिनियम में संशोधन के लिए एक दिन का विशेष सत्र नहीं बुलाती तो वह बाध्य होकर आगामी विधानसभा सत्र में नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड 67% वन आच्छादित है। ऐसे में वन उत्तराखंड के लिए एक उपहार बनाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से आज विकास में एक बड़ी बाधा बन रहा है। उन्होंने कहा कि विशेष सत्र के माध्यम से तमाम संस्थाओं को एक बड़ा संदेश जाए कि उत्तराखंड के लोगों को इस वन अधिनियम से किस तरह की दिक्कतें हैं। सत्र होना चाहिए, वन अधिनियम तमाम सारे मामले जुड़े, खासतौर पर जो मानव और वन्य जीव संघर्ष है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आप किस रूप में इसको देख रहे हैं और क्या कुछ इस पूरे प्रकरण पर कहेंगे? देखिए, वन अधिनियम पे मैं पहले भी कह रहा हूँ और पहले भी कहते आया हूँ कि वन अधिनियम जो हमारे लिए कभी गिफ्ट बनना चाहिए था, और पहाड़ में 67% जो है वन आच्छादित क्षेत्र है और वो हमारे लिए एक उपहार बनना चाहता है कि हमने बहुत संरक्षण किया है पर्यावरण का, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज वो हमारे लिए विकास में सबसे बड़ा बाधक है। और इसीलिए मैंने कहा था कि उत्तराखंड सरकार एक बार एक दिन का सत्र रखे और ताकि हम सारी चीज़ों की समीक्षा करें और अपने हमारी क्या आवश्यकताएं और हम क्या चाहते हैं ये हमारी केंद्र सरकार को भी है, जो हमारे अन्य एजेंसी भी हैं, एनजीटी है, बाघ प्राधिकरण है, पर्यावरण विभाग है, इन या माननीय उच्च न्यायालय है, इन सब पे अपनी बात को पहुंचा सकें। तो मेरा अभी भी निवेदन है और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो है एक दिन का सत्र रखेंगे और सभी लोग इसको गंभीरता से ले रहे हैं। और मेरा ये निवेदन है कि जितने आप ही मीडिया के कर्मी हैं सभी लोग जो हैं इसके काम को इस बात को जरूर उठाएं, क्योंकि ये आज हमारी पहाड़ के विकास में सबसे बड़ा अवरोधक बन गया है और इसको कैसे तरह से व्यवहारिक रूप बना दिया जाए इसके बारे में समीक्षा आप लोगों के द्वारा भी होनी चाहिए और आम जनता के पास भी जानी चाहिए। एक बात चाहिए, अब आपकी क्या मांग है? देखिए, मेरा ये है कि एक दिन का सत्र आना चाहिए और जो व्यवहारिकता है उसको लाना चाहिए और हमें क्या आवश्यकता है ये लानी चाहिए। इसमें अगर यदि एक दिन का सत्र नहीं होगा तो मैं आपके माध्यम से सरकार से भी निवेदन करता हूं कि मुझे बाध्य होना पड़ेगा कि मैं सत्र में नहीं जा पाऊँ। उत्तराखंड के बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।